इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। मेरे नाना जी के गांव में बच्चों को डराने के लिए अक्सर मुंझा के बारे में बताया जाता था। मैं भी बचपन से अपने नाना जी और नानी से मुंझा की बातें सुनता आ रहा था। मेरे नाना जी के गांव के लोग बच्चों को गांव से बाहर जाने नहीं देते थे। उनका मानना था कि गांव के बाहर जो घर है उसमें मुंझा का श्राप है। जब भी मैं नाना जी के घर जाता तो मुझे भी नाना जी ज्यादा गांव में टहलने नहीं देते थे कि मैं कहीं उस घर के पास ना चला जाऊं। मेरे नाना जी अक्सर बताते थे कि मुंझा एक ब्राह्मण का बच्चा होता है जो अपने मुंडन से पहले मर जाता है तो वह मुंझा बन जाता है और वो बहुत ही ताकतवर होता है। मेरे मम्मी के गांव के बड़े बुजुर्ग यानी मेरे नाना और उनसे आगे की पीढ़ी का मानना था कि उस घर में पहले एक ब्राह्मण परिवार रहता था और इस परिवार में एक बेटा हुआ था, लेकिन वो अपने मुंडन से पहले ही चल बसा, जिस वजह से वो मुंझा बन गया। उसके परिवार वाले तो वो घर छोड़कर उसी समय चले गए थे। तब से वो उस घर में रहता है, उसी घर में उसका वास है और उसी घर में उसका दोष भी है। मेरे नाना जी तो ये भी बताते थे कि उस घर के बगल में जो पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे उसके मां बाप ने उस बच्चे को दफना दिया था। लेकिन ये बस सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि ये आज की बातें नहीं हैं, ये बहुत पहले पीढ़ियों की बातें हैं। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि क्या ये सच है या झूठ। इस साल भी मैं गर्मियों की छुट्टी पर अपने नाना नानी के घर गया था। अब मैं 18 साल का हूं और मेरे नाना जी अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, जिस वजह से अब वो मुझे कहीं जाने से रोक नहीं पाते। लेकिन फिर भी आज भी वो मुझे यही बोलते हैं कि गांव में ज्यादा दूर मत जाना। लेकिन अब उनमें पहले जैसी ताकत नहीं रही मुझे रोकने की। और इस साल तो मैं अकेले ही नाना नानी के घर आया था। मम्मी पापा दोनों में से कोई भी मेरे साथ नहीं आया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मैं ऐसे ही गांव में इधर उधर टहल रहा था और मैं टहलते टहलते गांव की चौखट पर पहुंच चुका था कि तभी मेरी नजर दूर उस घर पर पड़ी। घर की हालत बहुत खराब थी। घर के आसपास सारे पेड़ सूख चुके थे, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि जहां सारे पेड़ सूख चुके थे, वहीं वो पेड़ जिसने मुंझा को दफनाया था वो अभी भी बहुत हरा भरा था। मैं बहुत हैरानी से उस पेड़ को देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि पीपल के पेड़ की छाया अजीब तरह से हिल रही थी, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है। इतने में ही मुझे उस घर की खिड़की पर कोई खड़ा दिखा। मैं वहीं से खिड़की के अंदर देखने लगा। अंदर देखते देखते मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं ना चाहते हुए भी उस पेड़ की ओर जाने लगा। मैं आगे जाते ही जा रहा था। पेड़ के पास पहुंचकर मुझे उस पेड़ के नीचे एक जनेऊ मिला। मैं बहुत ध्यान से उसको देखने लगा। वो पेड़ के नीचे एक जड़ से लिपटा हुआ था। तभी पीछे से उस घर के दरवाजे अपने आप ही खुल गए। मैंने पीछे देखा तो मैं उस घर की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, एक हवा बहुत ठंडी घर के अंदर चली, जबकि बाहर कोई हवा नहीं चल रही थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरे घर में कोई बच्चा हंसते हुए इधर उधर भाग रहा है, लेकिन मैं ठीक से कुछ देख नहीं पाया। मुझे अपने साइड में एक कमरा दिखा। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं अभी उस कमरे के गेट पर ही आया था कि तभी मुझे लगा कि जैसे कोई बच्चा कमरे के अंदर बेड में बैठा है। मैं आगे जाने ही वाला था कि तभी घर के बाहर से बहुत तेज बिजली की आवाज आई। मैंने उस आवाज की वजह से खिड़की के बाहर देखा। बाहर सूरज ढलने ही वाला था, इसलिए मैं जल्दी से घर जाने के लिए निकल गया। रात में सोने के लिए कमरे में आया कि तभी मुझे बाहर किसी बच्चे की आवाज आई। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मुझे सामने वाले पेड़ के नीचे एक बच्चा खड़ा दिखा। उसकी आंखें गहरी काली थीं। उसने एक ब्राह्मण की तरह कपड़े पहने थे
और उसने जनेऊ भी पहन रखा था। मुझे अभी तक पता नहीं था कि ये मुंजा है। मैं ज्यादा ना ध्यान देकर कमरे में ना सोकर ऊपर छत में नाना जी के साथ सोने चला गया। रात बीच अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि वो बच्चा छत पर मेरे सामने बैठा है। इतने में ही वो तेजी से मेरी ओर बढ़ा। मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज से नाना जी उठ गए और उन्होंने मुझे संभाला। वो मुझे शांत करवाकर नीचे ले गए। मैंने अभी तक किसी को भी कुछ बताया नहीं था। अगले दिन मैं सुबह नाना के साथ गांव के पंचायत में गया। मैं भी सबके साथ वहीं बैठा था। गांव के लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी मुझे पंचायती ऑफिस के सामने ही वो बच्चा फिर दिखा। अब मैं उससे डरने लगा था और देखते ही देखते वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मेरी आंखों में देखकर कुछ बोलने लगा। तभी मेरे शरीर में एक तेज झटका आया और मैं वहां से उठकर सीधा गांव से बाहर भागने लगा। मुझे भागता देख सब लोग मेरे पीछे आने लगे। मैं इतनी तेज भाग रहा था कि कोई भी मेरे पास आ भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में ही मैं उस घर के सामने पहुंच चुका था। मेरे पीछे सब लोग भी वहां आ गए थे। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। मैं उस घर की तरफ बढ़ा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं अंदर गया और गांव के लोग भी मेरे पीछे आने लगे। घर के अंदर आते ही मैं किसी बच्चे की तरह हंसने लगा। मेरी हरकतें देख गांव वाले समझ चुके थे कि ये मुंजा का साया है। नाना जी रोने लगे थे क्योंकि गांव की जो पीढ़ी मुंजा से बचना जानती थी वो अब जिंदा नहीं थी। इतने में ही मुझे अपने शरीर में कमजोरी सी महसूस होने लगी। मैं वहीं नीचे बैठ गया। अब बच्चे की आवाज उस पेड़ से आने लगी थी। गांव के लोग मुझे लेके फिर बाहर उस पेड़ के पास गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। गांव के लोग अपने बड़े बुजुर्गों से सुने उपाय करने की बात करने लगे। किसी ने कुछ मंत्र पढ़े, किसी ने पंडित को बुलाया, पर कोई कुछ भी नहीं कर पाया। मैं अभी भी उसी पेड़ के नीचे अधमरी हालत में लेटा हुआ था। नाना जी भी मेरे सामने वहीं पेड़ के पास बैठे थे। तभी नाना जी ने देखा कि हमेशा से जो एक जनेऊ उस पेड़ के जड़ों में लिपटा रहता था वो वहां नहीं था। नाना जी ने मुझे हिलाते हुए पूछा, क्या तुमने उस जनेऊ को कुछ किया तो नहीं था? कहीं वो तुम्हारे पास तो नहीं? मेरी हालत उनको जवाब देने की भी नहीं थी। बस मैंने आंखों से ही उनको हां का इशारा किया। मेरे वो करते ही एक लड़का जल्दी से घर गया और वो जनेऊ ढूंढ कर लाया। इतने में पंडित ने कुछ क्रिया करने की विधि शुरू कर दी। विधि शुरू होते ही मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। मैं शाम को होश में आया तो उस समय मैं पंचायती ऑफिस में था। गांव के सब लोग भी वहीं थे। मैंने नाना जी को फिर बता दिया कि मैं वहां गया था। तब मुझे वो जनेऊ वहां दिखा था और मैं उसको उठाने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने नाना जी से मेरे साथ आगे हुई चीजें जानने की कोशिश की, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। उनका बोलना था, वो तुम मत जानो, बस इतना समझ लो कि कहीं आगे से तुम इस गांव में आओ तो वहां कभी मत जाना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं हमको कमेंट करके बताएं और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें